जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी एक क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है प्राचीन इतिहास की। और प्राचीन इतिहास संपूर्ण इसमें देखने को मिलेगा आपको। पूरा प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस इससे बाहर आपको देखने को मिलेगा कुछ नहीं, बस ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है कहाँ से? तो शुरुआत होती है, पहली बात तो यहाँ से करते हैं, इसमें तो लिखा ही है, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि इतिहास क्या है। इतिहास है क्या? सबसे पहली चीज, तो इतिहास क्या है? इतिहास एक क्या है? बताओ भाई, आप खा गए? 2-3 दिन क्लास में ही खा गए? क्या है पलक? अतीत की वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो किसी ना किसी तरह से इंपॉर्टेंट रही होंगी या महत्वपूर्ण रही होंगी, और जिनको लिखा गया होगा किसी साक्ष्य या किसी भी प्रकार से सबूत के बेसिस पे। उदाहरण के तौर पे, क्या आपके दादाजी ने कुछ किया? नहीं किया ना, ना हमारे दादाजी ने कुछ किया ऐसा कि जो उनको हम लोग इतिहास में पढ़ते, जिसने कुछ किया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। तो अतीत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखना, ना कि केवल अतीत का अध्ययन। केवल इतना ही कह देना इतिहास नहीं है। फिर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। वो 3 कालखंड हम लोग देख ही रहे हैं, कौन कौन से? तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छा, ये बांटा गया था काय के आधार पर? तो लिखावट के आधार पर। काय के आधार पर? लिखावट के आधार पर। लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन सा था? तो प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर ना तो कुछ लिखा हुआ मिला और ना कुछ पढ़ा जा सका। ठीक है, ना तो कुछ लिखा हुआ मिला, जब लिखा ही हुआ नहीं होगा तो फिर पढ़ेंगे क्या? ठीक। उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल। इसमें लिखा हुआ तो अपने को मिला, लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि इतना अच्छा ये लोग लिख के गए। इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था कि इसमें लिखा हुआ भी मिला और पढ़ा भी जा सका, तो इस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इतना ये याद ना रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको आके उठाते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें हम लोग देखेंगे पुरा पाषाण काल में या फिर पाषाण काल में यहाँ पे पत्थरों के औजार बनते हैं। कैसे बहुत बड़ा औजार बनने से फिर छोटा छोटा एक, बिल्कुल लास्ट में एक इतना बड़ा, जितना बड़ा ये पेन है इतना बड़ा एक तीर रह जाता है पत्थर का ना, आगे नोक लगी होती है, तो यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये पूरी कहानी दी जाती है प्राग ऐतिहासिक काल में। इसमें कुछ लिखित तो नहीं मिला, लेकिन हाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले। जैसे कि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो पत्थर के औजार मिले, जिनसे हमने कार्बन डेटिंग की और पता चल गया कि ये मनुष्य, उस समय का मनुष्य ये सब प्रयोग करता था। उसके कंकाल मिले हमें। ठीक है, कि अस्थि पंजर उसके मिले, गए गाड़े गए होंगे, तो पता चला कि ये इतने साल पुराना स्केलेटन है या फिर कंकाल तंत्र है इसका ये। ठीक, तो वो चीजें आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैसे आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही प्रमुख रखते हैं। वैदिक सभ्यता को हम लोग उठा के रख देंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आपके में इतना ही है, आपके में विश्व इतिहास नहीं है। तो पहली चीज ये याद रखना, विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज आपके में क्या नहीं कि आधुनिक भारत के इतिहास के बाद में हम लोग एक टॉपिक छोड़ देते हैं, हालांकि उससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। जैसे वर्तमान की जो पार्टियां हैं इनका विकास कैसे हुआ, कैसे भारत में कांग्रेस के अलावा एक नई पार्टी जीती। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अगर ज्यादा ही मन हो, वैसे होना भी चाहिए। 12th क्लास की एक एनसीईआरटी है जिसमें आपको एक तरह से बोल सकते हो आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद का भारत, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पार्टियां कैसे डेवलप हुई, कैसे कौन सी पार्टी दल में सत्ता में आई, कैसे भारत और चाइना का वार हुआ, भारत पाकिस्तान का वार हुआ, कैसे शिमला समझौता हुआ, सिंधु घाटी सिंधु समझौता हुआ, बहुत सारे समझौते हुए। वो सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। वहां की आजादी के बाद भारत एक पुस्तक चलती है बिपिन चंद्रा की, ये चलती है रिसर्च के लेवल पे, ये तो पढ़नी ही नहीं आपको।
ठीक है, ये मत पढ़ना, इतना डिटेल में नहीं आता, IAS वाईएस नहीं बनना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं काय से, तो अपना पाषाण काल से शुरुआत करते हैं, और पाषाण काल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, तो पूरा पाषाण काल, जिसमें क्या मिला था, हाँ भीम बेटिका गुफा मिली थी, वो तो तुमने सामने देख लिया, कॉपियां वॉपियां बंद करो। पाषाण काल में जो सबसे खास चीज थी वो मिली थी, एक तो गुफा मिली थी जहां पर गुफा चित्र मिले थे। ठीक, पहली चीज गुफा चित्र मिले थे। और क्या हुआ था पूरा पाषाण काल में, आप बताओ, और क्या हुआ था पूरा पाषाण काल? आग की खोज करवाए कोई तो, चलो भाई, आग की खोज हुई थी इस काल में। और क्या हुआ था? मानव अभी कैसा था, तो मानव अभी खानाबदोश था। खानाबदोश शब्द जो है सुना होगा आपने डिस्कवरी चैनल पे, वो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो वो आता है, क्या नाम है, बेयर ग्रिल्स, तो वो आता है ना, बोलता है कि खानाबदोश जनजाति है ना, हिंदी में आता है ना रूपांतरण अपने। तो खानाबदोश का मतलब ऐसी जनजाति या फिर ऐसी ट्राइब से बात करते हैं, ट्राइबल्स से बात करते हैं, मतलब कि जो एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। कुल मिला के अगर आज वो यहाँ है तो कल कन्नौज होंगे, परसों कानपुर होंगे, कहीं और होंगे, फिर कहीं और होंगे। वो खाना और अपना जीवन यापन के लिए भटकते ही रहेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे घूमते ही रहेंगे। तो मनुष्य स्टार्ट में कुछ ऐसा ही था, कोई मकान उकान थोड़ी ना था जैसा आज बना है, ऐसा ना मकान था ना कोई झोपड़ी ओपड़ी थी, कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ। तो इसी वजह से फिर आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें होता क्या है कि मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया। ये जगह का नाम है सराय नार राय और मादहा। कभी मौका लगेगा इसको डिटेल में पढ़ाने का तो फिर भाई मैं पढ़ाएंगे कि ये लोकेशन एग्जैक्ट है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिले थे, मानव के अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले थे वो बात है। इसके बाद अगला शहर है चोपनी मांडो, यहाँ पर वन्य धान का प्रमाण मिला, जंगली धान, मतलब मानव ने धान तो उगाई लेकिन कौन सी थी उस टाइम पे, जंगली वाली धान। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले, चोपनी मांडो में मिले। इसके बाद आदमगढ़ और बागौर, जहां पर हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले। अच्छा, पहला पशु मनुष्य ने कौन सा पाला था, कुत्ता, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा पाला था, हाँ। चलो भाई आगे बढ़ते। अच्छा, दूसरा पशु कौन सा पाला था ये बताओ, ये आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा पशु कौन सा पाला था। पहला कुत्ता पाला था उसने, ये तो बात हमें पता है, दूसरा बताओ कौन सा पाला था, बताओ, कौनो है, कौनो नहीं, इनसे हम कहाँ कातरा ज्यादातर, कहाँ है ये, दिन भर बुलती रहती है, कि को मुंह दिन भर चलता है, कौन से जानवर को, हाँ पहुंच गए, पहुंच गए, मारे जाइयो बार घेर के, चार है में, काली, एक काली, एक कृपाली, एक, चलो भाई। तो दूसरा पशु था, बकरी थी ना, हाँ, तो बकरी था, बकरी पाली थी मनुष्य ने। इसके बाद में नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी, क्या की थी, कृषि की थी, खेती की थी, ठीक है। और वो साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, कोल्डी हवा से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य देखने को मिले। ये कहाँ पे है, तो यूपी में है, और प्रयागराज जो जिला है इसी के बिल्कुल पास में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, कहाँ पे ये, कश्मीर में, यहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष, और प्लस यहाँ पर कुछ और चीजें भी मिली आगे चल के, जैसे कि एक मैन होल बना लिया, उसके अंदर में अश्विनी को हमने गाड़ दिया जब ये मरे। तो इसके बाद में अश्विनी की जो सबसे प्रिय वस्तु थी, प्रिय वस्तु जो थी, मान लिया इनका पेन है या कॉपी है, वो भी इनके साथ में रख दिया। फिर ये यहाँ से ऊपर तक जाएंगे तो रास्ते में भूख लगेगी, फिर क्या करेंगे, उस टाइम तो पिज्जा बर्गर तो था नहीं, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम था बकरी थी, कुत्ता था, यही सब रख देते थे। तो इनका प्रिय मान लिया कि कुत्ता था, कुत्ता इनके साथ में रख दिया गया, खाने के लिए कुछ वस्तुएं रख दी गई, कंघी रख दी गई कि रास्ते में बाल भी काटते रहना ऊपर जाना, ठीक, ये हाँ हकीकत है। और एक होल बना दिया जाता था, मान लिया कि ये कोई कब्र है, इसके बाहर एक ये इस प्रकार से होल बना देते थे, जिससे कि इन फ्यूचर में कभी इनकी पत्नी या फिर इनके कोई और परिवारजन में कोई अगर ऐसा ऐसी घटना होगी तो उनको भी इसी मैन होल से
यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तो ये लेटे थे इनके बगल में, वो भी लिटा दिए जाएंगे। तो ये प्रचलन उस टाइम पे था। ये चीज हमें देखने को मिलती है कश्मीर के वुडजोम में। इसके बाद एक जगह है चिराग, ये भी कश्मीर में ही। यहाँ पर पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण मिले। काहे के मिले? हिरण की सींग के। तो ये जगह कहाँ पर है? चिराग, कश्मीर में ही है, ठीक है। इसके बाद में आती है संगन कल्लू, ये आती है कर्नाटका में। संगन कल्लू, पिकली हल और उत्तनूर, ये सब साउथ के ही हैं, जहां पर राख के टीले के साक्ष्य मिले। काय के साक्ष्य मिले? बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर। अगर आप लोगों ने कभी भी मॉक टेस्ट दिया होगा तो डायरेक्ट ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि राख के टीले के साक्ष्य कहाँ मिले। चार ये नाम उठा के दे देंगे, तुम लोग यही चक्कर में पड़ जाओगे। राख के टीले तो हमने पढ़ा भी नहीं है। तो ये वो शहर जो आप मिस करते हो, पढ़ने के टाइम पे छोड़ देते हो, कहने का मतलब ये है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, अगली जो सभ्यता है वो आती है अपनी, वो तो खत्म ही हो गई, पूरा पाषाण काल पूरा निपटा दिया हम लोगों ने। यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल निपट गया। अब आती है सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग कई नामों जानते हैं। एक तो जानते हैं सरस्वती नदी की सभ्यता, सिंधु नदी की सभ्यता, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको। तो कई नामों से जानते हैं इसको, ठीक। इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कांसे की खोज हो गई थी। कांसा काय से मिलकर बना होता है? बताओ भैया। कांसा काय से मिलकर बना होता है। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहली धातु कौन सी खोजी थी? हाँ, तो याद रखना, मनुष्य ने सबसे पहली धातु। अच्छा, ये पाषाण काल के बाद में एक भाग और आता है, इसमें नहीं दिया गया है, वो है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है। उसमें तांबा की खोज की थी, और तांबा की कुल्हाड़ी थी वो खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्रूस ने। हाँ, रॉबर्ट हुक तो सेल्स वाले थे ना, सेल्स की खोज की थी। हाँ, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी काय की खोज, तो तांबे की कुल्हाड़ी की थी खोज। तो अब तांबे की खोज तो हो ही चुकी, यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज खोज कर ली, टिन की। दोनों को मिला दिया, जिससे बन गया कांसा, ठीक है। ऐसा कुछ। इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो 2300 से लेके 1700 ईस्वी तक, कहीं कहीं पर 2350 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 2500 भी लूसेंट जैसी बुक में मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1500 मिल जाएगा, या 1750 भी मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, 2350 और 1750 एनसीईआरटी यही कहती है, या 2300 मान लेना, 1700 मान लेना, ठीक है। जो एनसीईआरटी का है वही तुम मानना, तो वही, क्योंकि एग्जाम में माना जाएगा। एनसीईआरटी सरकार अपनी पुस्तकों को वरीयता देगी कि तुम्हारी। तो यहाँ याद रखना 1750 या 2350। तो ये बात चल रही काय की? ईसा पूर्व की, या फिर बोल सकते हो बीसीई, बिफोर जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो ये चलती है उल्टी, 2350 से 1750। सर, इसके बाद में वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है, 1500 से चलती है लगभग 600 ईसा पूर्व तक, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये जो 250 वर्ष का गैप हुआ, ये कहाँ चला गया? ये हमें इतिहास में क्यों नहीं मिला? तो ये 250 वर्ष का जो गैप था, इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन बेल्ट। क्या नाम है? ट्रांजिशन बेल्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एक सभ्यता होती है, वो सभ्यता अगर जब डिस्ट्रॉय होती है, क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है, और उसकी जगह पर कोई दूसरी सभ्यता बनती है, तो थोड़ा समय तो लगता है ना। अब जैसे कि अभी तुम्हारी टांग हम तोड़ दें, दोबारा तुम खड़े होने में तो कुछ समय लगेगा ना। तो वैसे ही एक सभ्यता जब खत्म होगी और दूसरी सभ्यता बनेगी, तो एक जो बीच का टाइम रहेगा जितने में तुम विकसित हो गए, या एक दूसरी सभ्यता विकसित होगी, उसी टाइम को ही हम लोगों ने यहाँ पर नाम दे दिया, क्या? ट्रांजिशन बेल्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो सिंधु सभ्यता, टाइम पीरियड पता ही चल गया, C14 द्वारा। मतलब ये सीधे सीधे एक ही बात है, याद रखना, रेडियो कार्बन विधि। इसमें ही C14 को हम लोग देखते हैं। रेडियो कार्बन विधि में कार्बन का जो 14वां भाग होता है, जो रेडियो एक्टिव होता है, उससे पता लगा लेते हैं कि ये चीज जो है, या कोई भी जो चीज है, वो कितनी पुरानी, इस चीज का पता हमें इससे चल जाता है। फिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में मांदा, इसको ऐसे याद रख सकते हो, उत्तर में आ जाता है मांदा, ठीक है। ये कहाँ पे? कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। इधर आ जाता है आलमगीरपुर पूरम में, जो कि किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, दिया होगा उसमें। इसके बाद में महाराष्ट्र में आ जाता है दयामाबाद। क्या आता है? दयामाबाद। अच्छा, आलमगीरपुर मेरठ के पास में है। मेरठ कहाँ पे है? तो यूपी में है, याद रखना। तो दयामाबाद जो कि है प्रवरा नदी के तट पे, यहाँ पर प्रवरा नदी की जगह गोदावरी दी गई, कोई बात नहीं, गोदावरी की सहायक नदी ही है क्या? प्रवरा नदी, ठीक। और इधर साइड है क्या? तो सुत कांगेडोर, सुत
कांगेडोर है जो कि स्थित है दास नदी के, दास की है ना, हाँ ठीक है, दास नदी के तट पे। तो ये इधर साइड हो गया पश्चिम, उधर हो गया पूरब, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो चारों दिशाओं के बारे में पता चल गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हो क्या रहा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब शहरों के बारे में देख लेते हैं। मतलब इस क्लास में हम लोग ओरली रिवीजन कर रहे हैं, कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ें। बाकी सब अगर पढ़ना हो तो समय चाहिए उसके लिए, और वो आप लोग पढ़ भी चुके हो, ऑफलाइन वाले पढ़ चुके हो, ऑनलाइन वाले अभी शायद ये ना पढ़े हो हमसे, तो कोई बात नहीं, मौका मिलेगा वो भी पढ़ाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख शहर जहाँ से कुछ चीजें मिली और उनकी खोज कब हुई और किसने की, ये सब। तो सबसे पहले हड़प्पा, ये मोंटेगोमरी नामक जिला है जो कि पंजाब के, जो पंजाब जो है ये पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा है, पाकिस्तान में भी पंजाब, क्योंकि भारत का जो एरिया था, जो भारत में ये वाला एरिया है, आधा पंजाब यहाँ है भारत में, आधा पाकिस्तान में, लाहौर साइड में जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है, जैसे अब अमृतसर अपने यहाँ पे है। तो वैसे ही जो हड़प्पा है यही मोंटेगोमरी नामक जिला होता है, जो कि वहां के पंजाब नामक जो पाकिस्तान में एरिया होता है, जो राज्य होता है, उसी में रावी नदी जो होती है उसके बाएं तट पर स्थित होता है। किस तट पे, बाएं तट पे स्थित होता है। इतना याद मत रखना कि बाएं तट पे है, बस इतना याद रखना रावी नदी में, मोंटेगोमरी जिले में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और ये पहला शहर था हड़प्पा सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता का, जिस वजह से इसकी के नाम पे ही इसका नाम बन गया हड़प्पा। ठीक है, इसकी पूरी कहानी हड़प्पा क्यों पड़ा ये सब हमने बताया है आपको। चलो भाई, यहाँ से क्या क्या मिला, विशाल अन्नागार मिला, समाधान मिला 837, मतलब 37 कवरें मिली कुल मिला के, देसी भाषा में समझो। इसके बाद नृत्य मुद्रा का खंडित धड़, मतलब कोई नृत्य कर रही मुद्रा में, कोई कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उसका धड़ नहीं है लेकिन लग रहा है कि वो नृत्य कर रही है। ठीक है। एक आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उर्वरता की देवी। क्या बोलते हैं, उर्वरता की देवी, मतलब धरती माता की गोद से निकल रही है कोई पौधा, इसका मतलब उर्वरता की देवी उसको बोलते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए, अगला जो शहर है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे है, तो लड़काना जिला पाकिस्तान में ही है। खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। इसमें क्या था, बृहद स्नानागार, मतलब एक स्नानागार मिला था, बहुत बड़ा था, यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक विशाल अन्नागार भी मिला था। इसका अन्नागार ना याद रखना, इसका याद रखना। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, अगर कांसे की अगर मूर्ति मिलती है नर्तकी की, तो वो कहाँ मिलती है, मोहनजोदड़ो में। यहीं से पता चलता है कि कांसे की खोज भी इन लोगों ने की थी। इसके बाद में एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे विराजमान एक योगी, वो दाढ़ी वाले दिखाई पड़ते हैं, अगर तुमने देखा होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 या 19 नंबर पेज नंबर पे इस साइड में देखने को मिलेगा, एक बाबा जैसी आकृति होगी, ऐसे दाढ़ी वाड़ी बनी होगी। तो वही, अगर देखना तो देख लेना, क्लास 6 की एनसीईआरटी में है वो। इसके बाद में अगला आता है शहर लोथल, जो कि एक सबसे बड़ा बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, भोगवा नदी के तट पे था, अहमदाबाद में, मतलब ये था भारत में ही। ठीक है। इसके बाद इसकी खोज की थी एस आर राव ने 1955 में की थी, ये याद रखना। इसके बाद 3 युगल समाधिकरण यहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 3 युगल समाधिकरण यहाँ मिलते हैं, मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया एक ही कब्र में, ये बात हो गई। इसके बाद डॉकयार्ड मिलता है, गोदीवाड़ा जिसको बंदरगाह बोल सकते हो। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, हाथी दांत का पैमाना मिलता है कि कोई एक हाथी दांत होगा, इसका पैमाना होगा, इसका कोई प्रयोग किया जाता होगा, कुछ बनाया होगा इसमें, एक पटरी बनाई होगी अपनी, 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, तो वो चीज की बात की जा रही है। इसके बाद में अगला आता है धौलावीरा, जो कि कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर खोज जो की थी आर एस बिष्ट ने की थी 1990 और 91 में, और किसने की थी, जेपी जोशी ने भी की थी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में अगर बात की जाए उन्नत जल प्रबंधन, यहाँ व्यवस्था देखने को मिलती है कि जल प्रबंधन जो व्यवस्था थी बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। ठीक है। शैलकृत जलकुंड थे, शैलकृत का मतलब पत्थरों से बने हुए जलकुंड थे जो ढक दिए जाते थे। ठीक है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतने के बाद में लोथल याद रखना, मोहनजोदड़ो, इसके बाद में कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिला जो कि राजस्थान में ही स्थित है और ये भारत में ही है, और इसकी की थी खोज की थी बीबी लाल और बीबी थापड़ ने 1961 ईस्वी में। यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने भवन मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे,
और क्या मिला था, भूकंप आने के साक्ष्य मिले थे, प्रायः सभी घरों में पर्सनल कुएं देखने को मिले, जैसे ना पर्सनल समर होती है इस टाइम पे, वैसे ही पर्सनल कुएं देखने को मिले थे। यहां तक बात क्लियर है आप सभी को? चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद में ये दो शहर और बसते हैं, इसके बाद में वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगा। जो दो शहर, दो तीन शहर हैं, राखी कड़ी जो कि घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और कहां पर है तो हरियाणा के हिसार नामक जिले में स्थित है। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल यही है, कौन सा, राखी गढ़ी। भारत में स्थित सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो भारत में अगर कोई है तो वो राखी गढ़ी है। इसके बाद बनावली जो कि फतेहाबाद जो कि हरियाणा में ही है, यहाँ पर स्थित है। इसकी खोज आर एस विस्ट ने की थी 1973 से 74 के बीच में। पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति, मतलब हल बने थे वो, वही जो खेत जोतने के काम में आते। ठीक है, इसके बाद रोपड़ जो कि सतलज नदी के तट पे पंजाब में स्थित है। खोज करता थे इसके यज्ञदत्त शर्मा 1953 से लेकर 56 तक हुई। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ भी देखने को मिले। पहले कहाँ मिले थे हम लोगों को, वुरजोम, वहां मिले थे, पालतू कुत्ता दफना रहे थे कश्मीर में। यहाँ पर मिलते हैं हम लोगों को रोपड़ में, याद रखना। इसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाता है आपका वैदिक सभ्यता। कौन सा, वैदिक सभ्यता शुरू हो जाता है। और वैदिक सभ्यता में सबसे पहली चीज आती है वेद। इसी के नाम पे इसको ऋग्वैदिक काल भी बोल दिया जाता है, उत्तर ऋग्वैदिक काल भी बोल दिया जाता है, दो भागों में बांटा गया है इसको। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। इनके संकलन करता, मतलब लिखा नहीं है इन्होंने, इन्होंने संकलित किया, सब बिखरे हुए पन्ने थे, सबको इकट्ठा करके जोड़ दिया। तो संकलन करता मतलब इकट्ठे करने वाले थे, जिनका नाम था महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम है ऋग्वेद। इसमें टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल के बारे में नीचे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद के प्राचीन मंडल जो है वो 2 से लेके 7 तक है, मतलब 1, 8, 9 और 10, ये नवीन मंडल है, ये बाद में लिखे गए। सबसे प्राचीन की बात करोगे 2 से लेके 7 तक है। वैदत्रयी अगर ये शब्द प्रयोग होता है तो 3 वेदों के लिए प्रयोग होता है, एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता के बारे में जानकारी मिलती है, तो सबसे ज्यादा इंद्र और अग्नि के बारे में मिलती है। 250 सूक्त इंद्र के लिए और 200 सूक्त, मतलब सूक्त श्लोक बोल सकते हो, देसी भाषा में बोले तो श्लोक, तो वो लिखे गए थे। तो इसके बाद में अगर बात की जाती है बोगास कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 देवताओं के बारे में बात की गई है। एक जो अभिलेख है जिसका नाम है बोगास कोई। ठीक है, इसके बाद वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम लोग देख लेते हैं 10 मंडल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे, सारे पढ़ के तुम्हें विद्वान नहीं बनना है। सबसे पहला तीसरा मंडल याद रखना, विश्वामित्र ने लिखा गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक, इसके बाद में याद रखना आप कौन सा मंडल, तो सप्तम मंडल याद रखना जो कि वशिष्ठ ऋषि ने लिखा, जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। किसका युद्ध का वर्णन है, दशराज, 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है उज्जैन के राजा से। ठीक है, इसके बाद में याद रखना नौवां मंडल जो कि ऋषिगण ने लिखा था, जिसमें सोम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बात की गई थी कि सोम देवता की पूजा की जाती है ना, सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है। सोम देवता वनस्पति के देवता होते हैं, मतलब पेड़ पूजा जो होती है ना, पेड़ पौधे इन सबकी जो पूजा होती है, तो मुख्यतः किसकी कर रहे होते, तो वो सोम देवता की ही पूजा कर रहे होते हो। इसके बाद 10वें मंडल में जो कि अगर देखा जाए तो विमदा, इंद्र और सची व अन्य कई लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। और इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, मतलब वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है वो इसी में है, लेकिन यहाँ पर थी कर्म पर आधारित, ना कि वंशानुगत। ठीक है, कर्म पर आधारित थी, जो कि 4 प्रकार के वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वैदिक साहित्य का विकास, जैसे कि क्या क्या बने वैदिक साहित्य में। अगर आप लोग देखेंगे संहिता, जिसमें संहिता को ही हम कंबाइंड कर कर बोल देते हैं वेद संहिता। ठीक है, संहिता का मतलब होता है 3-4 चीजों को एक साथ ले लिया इन लोगों ने, तो ये चारों वेद इन लोगों ने ले लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए। मतलब वेदों को समझने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को उलम ही नहीं आती है तो आप कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ सकते हो जब उसका व्याकरण ही नहीं पता। तो वही चीज है, तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। इसके बाद आरण्यक, आरण्यक क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ही थे जो जंगल में लिखे गए। आरण्य का मतलब होता है जंगल,
जो ग्रंथ जंगल में लिखे गए उनको आरण्यक कहा गया, जो घर में लिखे गए वो ऐसे। ठीक, देखो यही बात होगी, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट है, इनकी रचना वनों में हुई। ठीक, इसके बाद उपनिषद आरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या करना? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। इसके बाद वेद और उनके उपवेद इंपॉर्टेंट है। ये ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अगर ऋत्विक, अगर इसको पढ़ने वाला कौन होगा तो उसको कहते हैं होता। जैसे कि अभी अगर हम बात करें आपसे कि भैया आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो अल्ट्रासाउंड करने वाला जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? रेडियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। अगर मान लिया कि आपके खून की जांच करवानी है हमें, तो खून जांच करने वाला कौन होता है? लैब टेक्नीशियन। तो वैसे ही ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति का क्या कहा जाता था? होता। ठीक है, या होत्र भी बोलते हैं इसको, होत्री। ठीक है, इसकी ऋचाओं का संकलन होता है। ठीक है, प्लस इसका जो उपवेद है वो याद रखना आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब ही हो गया, आप लोगों की एक चीज क्लियर होगी, आयुर्वेद का मतलब यहाँ पर दवाओं से संबंधित बात होगी। तो ऋग्वेद में ज्यादातर काय के बारे में वर्णन किया गया है? हाँ, के का कही याद है का पेट खराब चल रहा हो, हींग खाई लो। का और बताओ, घरेलू नुस्खे जो होते हैं क्या क्या होते हैं? एक तो होता है यही हो गया कि हींग खाए लो, और क्या होता है? गैस बन रही है, सोडा पानी लो। है? और बताओ, ये सब पेटी से क्यों आ रहे हैं? और कुछ बताओ, और कोई नुस्खे हैं? तुम बताओ बिटिया, तुम लोगों ने ज्यादा पता हुई है, इन लोगों ने कछु नहीं पता हुई। नुस्खा इन्हें पता होते तो वहीं से लेके थोड़ी ना घूम रहे होते हैं। लड़कन को अगर नुस्खा इतने ही पता होते तो मुंह हम लोग ऐसे लेके थोड़े ना घूम रहे होते हैं, एकदम प्लास्टिक जैसो। वाह, कतई इन लोगों ने वो वाली बात कर दी ना। ये इसको मतलब जाना था तुम लोग, बीटी लवर्स, ये वही है वो ना, वो कोरियन वाले ना, उनको पसंद करने वाले कुछ लोग जो अपने इंडिया में बने हैं। राम जी तुम भी हो क्या? तुम तो खड़े हो गए उनके नाम सम्मान दे रहे हो। अच्छा जा रहे हो, जाओ, चलो ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यजुर्वेद, जिसका उपवेद धनुर्वेद है, इसको पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। इसमें यज्ञ कर्म मतलब कुल मिला के मंत्रों के बारे में लिखा है कि पूजा पाठ कैसे क्या करनी चाहिए। उससे पहले जो पंडित जी बोलते हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, डर 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 डर, तो पूरा नहीं सुनाना है, यहाँ किसी का विवाह नहीं करा रहे। तो इसके बाद में सामवेद, सामवेद जिसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसको अगर कोई पढ़ता है तो उद्गाता बोलते हैं उसको, जो इसका जानकार होता है या इसको पढ़ने वाला होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। सामवेद में संगीत के बारे में वर्णन है। टोटल संगीत के बारे में ये लिखा, 7 स्वर जो लिखे हैं सारे गामा पादा निसा, ये सब कहाँ से आए? सामवेद से ही आए। अगला मिलता है अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्प वेद। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा या ब्रह्मा ये भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, तो इसमें जादू टोना टुटका है कि उनके घर के आगे जाओ कील ठोकिया हो जाएंगे, लड़ाई होने लगी है, उनके घर के आगे जाओ नींबू डाली हो जाएंगे, पड़ोसी घर के आगे कुछ ना करो, रात में केवल नेक सो का कहिए कछु ना करो, तुम्हें कछु ना आते, बापो टेंशन में ला ले, केवल जाएंगे नेक तो रोली ले हो जाएगी ना, रोली बोलत ना रेड कलर वाली, डांट दे हो जाएगी वके द्वारे ऐसे क्रॉस बनाए दो, कछु बनाए दो जाएगी, तुम्हें जो आता है सती आती है बनाई वो बनाए दो जाएगी। पामे बीच में नींबू रख दो, 3-4 मिर्चा रख दो जाएगी, और नींबू काट के रख दो, उस पामे जो नींबू है तो बाकी ऊपर कुछ ऐसे कछु बनाए दो और रख दे हो जाएगी। पड़ोसी सुबह उठी है तब से पहले वो कम से कम 15 दिन, जब तक 8-10 भगत से नहीं मिली है तब तक वो टेंशन में ही रही है कि कोई खेल हो। एक बार कहा था नवरात्रि के टाइम पे ये चीजें ज्यादा ही होती है अपने साइड में, इन चीजों को कल्चर ज्यादा है। तो नवरात्रि के टाइम पे हम अपने यहाँ शोभा यात्रा निकलती ना, उसका गेट का काम चल रहा था, रात को हम लोग 11 बजे से उठ रहे थे। तो तुम्हारा घर है उसके पास में, हाँ बताया था, हम उठाए खान जा रहे थे, हमने कहा ये हमारे रखे गो है का, भूख लगी थी बहुत तगड़ी है, मार यार सजो रखो बिल्कुल थाली यानी बिल्कुल, वहां छोले पनीर मटर पनीर, अरे मटर पनीर रखी थी पागल हो, तो का खान के लिए रखी थी उनमें बढ़िया किराए में है। अरे पिशाच थोड़ी ना, तो अरे मजा लेने के लिए ना रखो जाते, कुछ हुई है पापा, हमने कही पापा हम जा रहे हैं, हम फोन जा रहे हैं, कसम जा रहे हैं छोड़ के, इनके पापा ने छुइयो ना उतारा है, हमने यूं का होता है।
बारिन तो डर गए। अगले दिन जब गए तो पता चलो कि मेरे जहां से हम मुड़ा थे ना धर्मशाला के बाहर में, उमन पे कोई ने बाल बिखेर रखे थे। हमने बगल ही चेंज कर दिया, फिर पुलिया से होते हुए घर पे गए। हमने कि गहनों पे कोई ने उतारा कर दो, पता चले कोई के बाल लांग दो तो मेरे ऊपर आएगा। थोड़ी देर बाद ना दिखाई नहीं पड़ा तो इन पे लगा देख कोई बैठो। अच्छा अब ठीक नहीं, हम सीरियसली जा रहे थे, उठाने जा रहे थे प्लेट, हमने किया तो बढ़िया चीज है, लगो लगाओ मिल लो। पैसे भी रखे थे, हम तो पैसा उठाने जा रहे थे। ये बिल्कुल जैसे तुम्हारी गली के लिए टर्न होते हैं ना, ये जो मेडिकल बन गया ना, मेडिकल के जस्ट बगल में जो ब्रेकर है, उस ब्रेकर के बीचा बीच पे रखो तो बीचा बीच में। अब तुम बताओ, ये तो सीधी सी बात, भूखे के सामने बीच में थाली रखी है। और बहु मटर पनीर जैसी सब्जी मेरी फेवरेट, भूत हुई हम देख नहीं है, बाद में मिलनी है। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हंसी मजाक हो गया, इसी वजह से किया था कि हमें पता है 2-3 चैप्टर हो गए, दिमाग का दही हो गया होगा इतनी देर में। चलो भाई, इसके बाद में अपने वेदांग 6 वेदांग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इसकी ट्रिक भी बताई थी हमने, क्या बताई थी बताओ? है ब्याजू, निसी, ये बहुत बढ़िया, इन्हें याद है अभी तक। ये इसका प्रमाण है कि ये जो घर पे जाके हाँ पढ़ती हैं, रिवीजन करती हैं। सीखो कछु उनके लिए बोलनी पड़ती हैं। व्या का मतलब व्याकरण, ज्यो का मतलब ज्योतिष, नी का मतलब निरुक्त, सी का मतलब शिक्षा, का मतलब कल्प और छा का मतलब छंद। ये 6 हो गए क्या आपके वेदांग हो गए। इसके बाद कुछ जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में देख लेते हैं, जिनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख नदियां, इनके प्राचीन नाम क्या थे? जैसे झेलम को हम लोग जानते थे वितस्तता के नाम से, चिनाब को हम लोग अश्विनी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, विपाशा बसु, पूरो का बोल रहे हो, है हीरोइन थोड़ी ना है, विपाशा नदी को नाम है। इसके बाद में सतलज, सतलज को बोलते थे सतुद्री, गंडक को बोलते थे सदा नीरा, इसमें हमेशा पानी रहता है, सदा नीरा। इसके बाद में काबुल एक नदी है जिसको हम लोग कुब्बा के नाम से जानते थे, कुर्रम, छोड़ो। गोमल नदी जिसको हम लोग गोमती के नाम से जानते थे, घग्गर को दृष्टि, सरस्वती के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से? सरस्वती। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सभी नदियों में झेलम, चिनाब, ये 5 नदियां जो अपने भारत में मुख्यतः हैं। यहाँ पंजाब वाली, स्वात में सुवास्तु, वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी, जो हमने बताई उतनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 12 रत्नियों के बारे में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इन सबके बारे में वर्णन है, 12 रत्नियों के बारे में। रत्नी कौन होते हैं? ठीक है, तो ग्रामणी, युवराज, पट्टम हिसी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल, गाविकत्री। ठीक है, ये हो गए अपने कितने? 12 रत्नी, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो हम कहें बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उतने से एग्जाम में फंस जाएगा पूरा पेपर। और यकीन ना हो तो आज प्राचीन इतिहास का कोई भी एक मॉक पेपर देख के देख लेना, समझ में आ जाएगा जितना हमने पढ़ा है, इतने फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। फिर इसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। और ये क्लास आपको हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्या, लर्निंग विल, उस पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगर आपको अगला भी इसका मध्यकालीन इतिहास का और फिर आधुनिक भारत का इतिहास और भूगोल का, मतलब जीएस का संपूर्ण अगर सार चाहिए तो फिर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं आगे। 16 संस्कार मतलब 16 संस्कार, तुम खड़े का बैठो जाके। 16 संस्कार, 16 संस्कार कौन कौन से? एक तो है सबसे पहले होता है गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, जात कर्म, फिर नामकरण होता है, फिर निष्क्रमण होता है, फिर अन्न प्रशासन होता है, चूड़ाकरण होता है, कर्ण वेद होता है, विद्यारंभ होता है। मतलब इतने चीजें होती हैं 16 संस्कार जो होते हैं, ठीक है। 16 श्रृंगार भी होता है ना, अरे वाह, एक ही 4 बताओ मैं। लिपस्टिक, काजल, फाउंडेशन, और क्या बोला? फाउंडेशन है, फाउंडेशन, वो पुट्टी पुट्टी पुट्टी, ये 4-5 चीजें छोड़े का। हम ठीक, हम खुश, हम इतने में खुश। उपनयन, इसके बाद में कुछ और भी संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत मतलब
बाल कटा के केवल चोटी रखी जाती थी। मतलब गुरुकुल वाले ये है कि गुरुकुल में जब बच्चा जाता था तो क्या होता था, सबसे पहले उपनयन होता था, फिर वेद को पढ़ाया जाता था, वेदों के बारे में, फिर के साथ बाल काट दिए, समावर्तन, फिर विवाह, फिर अंत्योष्टि, मतलब चले गए। उसके बाद में एक संस्कार तो रही गो जो अब सबसे ज्यादा चला रहे ना, बे अबे तुम्हारी लोग कहियो हमसे कि 13वीं खवाई ना है, बूढ़े चले गए, लो दल्लो सबरो उनको खवाओ ना। आदमी असली में 13वीं जो संस्कार है वो इसी वजह से करता है, वरना उसकी जगह शांति पाठ करना चाहिए। अब तो काफी लोग करते हैं, लेकिन वही बात है कि ना एक पुरानी एक वो चली आ रही है परंपरा कि खवाओ ना ही, हमने बता 13वीं में चले गए पुरखा इतो शब्द के वो खवाओ ना ही रहे, लेकिन शांति पाठ होना चाहिए ना, कि वो तो चले गए बेचारे, उनकी पार्टी बनाए क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा गरीब परिवार से होते हैं। अभी हमारे जानने में एक दो लोग थे जिनके हम 13वीं में गए थे। हमारी एक आदत है, हम कभी 13वीं नहीं खाते हैं, पहली चीज। हमारी दूसरी आदत है, हम कभी लड़की की शादी में नहीं खाते, कभी नहीं खाते। हाँ मत बुलाना, हम कभी नहीं खाते। हम बाहर होटल पे खाएंगे लेकिन कभी नहीं खाते। उसकी खासियत ये है, वो वजह है हमारी स्वयं की सोच है। एक तो 13वीं संस्कार इस वजह से नहीं खाते कि एक तो उनके घर में कोई गया है, तो उसके बाद में उनके ऊपर भार और हो गया क्या यार 13वीं करो यार, 50-60 हजार रुपया 1 लाख रुपया खवाबो खबैयो ना आदमी कही है, चारों कर्जा ले लिवाई के खरीद जाता है। ये तुम्हें वो पता हुई है जिनकी किराने की दुकान हुई है या फिर जो मार्केट में बैठे रहते हैं, उन्हें पता हुई है कि 13वीं को जो पर्चा आया था हमें 10,000 रुपया बिल बना तो 2,000 निकला था, 8,000 भैया था, इतनी फसल हो जाती। अब सोचो कि वो संस्कार हम लोग ढो रहे। बड़े लोगों के लिए चलो चलता है, ठीक है कोई बात नहीं करो तुम, वो तो बफर सिस्टम पे आ गए। 13वीं में भी बफर सिस्टम पे आ गए कि अब तो केवल सीधे ऐसे करे बरातर में लगो होता है, भाई से पूरा लगा लेते हैं खाना पीना और लोग आते हैं वहां पे फूल चढ़ाए उनने ऐसे करके और बस प्लेट उठाई खाना चालू। ये भी होने लगा है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। केवल प्रसाद होना चाहिए थोड़ा सा, भैया लो फूल चढ़ाए, थोड़ी देर बैठे वहां पे, शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उसके बाद में अपने घर चले आए, खत्म बात। यही होना ही चाहिए। क्या वन खवाए रहे, पूरी खत्म हुई गई बे, ऊपर से दे घर नीचे, पूरी गर्म ना है ठंडी है, बे कह रहे हम मर गए हैं तो हमारे मरण पे खान आए हो, इन्हों पे गर्म पूरी ठंडी पूरी देख रहे हो। अच्छा, छूत हो गई इनके घर में, इस वजह से नहीं खाएंगे। तुम भाई पिज्जा बन गई हो, जब कोई जाए पिज्जा बर्गर और जितनी चाइनीज डिश इटालियन डिश जो लोगन की जबान में फंसती हैं पोलन में ना, कि यो का है, बड़े दिन बाद आदमी मोमोज बोलना सीखो है ना, तो पहले मेमोस है, मामोस, अब वो तुम्हें कई चिलियन पे यही लिखो मिली है, तो बड़े दिन बाद सीखो आदमी। पहले आदमी, अब वो आदमी ज्यादातर मंचूरियन को मंचूरियन नहीं बोल पाते। पहले इंग्लिश में अगर मैंने लिखो मंचूरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़त रहा है भाई। तो तुम ऐसी डिशे बन गई हो, देखें गांव वाले ना खाएं, भर के हो ले जाए कठोर दाल नहीं है अपने संगे। भंडारा में देखो कि पुड़ी एक लाओ, एक खाई दूसरी ला 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 इधर तुरंत, तो वो चीज। चलो भाई आगे बढ़े। तो विवाह कितने प्रकार के होते देख लो, तुम्हारा कौन सा होने वाला है। तो विवाह होते हैं टोटल अगर देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। एक राक्षस, एक पैशाच मतलब पिशाच विवाह, ठीक है, एक ब्रह्म विवाह, एक देव विवाह। इंपॉर्टेंट है। देव विवाह का मतलब होता है कि जिसमें विवाह में बोला जाता है कि एक ऐसे मुहूर्त होता है कि देवता, आजकल के विवाह कैसे हो रहे हैं, यही वाले हो रहे हैं, एक ये मानते हो, ये वालो असुर वजह का रात में 12 बजे कौन से भगवान जगे होते, सबके तो मंदिर के कपाट बंद होते, तो 12 बजे शादी कर रहे हो। 12 बजे तो एक ही चीज जगह है, शैतान। तो तुम्हारा विवाह कौन सी कैटेगरी में, समझ लो। जगह एक प्रोग्राम जो अपने यहाँ पे विवाह में जो एक सुबह वाला जो कार्यक्रम होता है वो सही टाइम पे होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करवाया, उसमें भी बड़ा लेट के पुण्य की बारात निकली है। अभी एक दोस्त के बहन की शादी हुई थी, 11 बजे उसमें शादी हुई, ठीक, 11 बजे बारात आई, 12 बजे चढ़ना शुरू हुई, 2 बजे तक बारात चढ़ी, 3 बजे जाके क्या हुआ, जयमाला माला सब हुआ, बाराती खान लगे, बारात जो लौटन लगी, 4 बजे फिर जाके वो सुबह वाला प्रोग्राम चालू हो गया। तो हमने कहा कि इसमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि कब क्या होना, ना डिसाइड होना चाहिए पहले से। और खासकर विवाह के टाइम पे ये सब चीजें तो ठीक है, ये ठीक,
एक चीज मिलनी या ना मिलनी चाहिए, ये मिले या कतई ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिलनी चाहिए, वाइब मैच करनी चाहिए। वाइब मतलब वो, दूसरा एक और चीज मैच करनी चाहिए, वो क्या, उससे पहले कुंडली चेक करवाने से पहले एक चीज जरूर करवा लेना, पता चले कि तुमने अपनी जिंदगी भर की पूंजी जितनी जोड़ी है वो सब तुम कमाए दे रहे हो, हर दूसरे दिन दबा, हर तीसरे दिन दबा। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मजाक वाली बात नहीं, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग। ये दो चीजें करनी चाहिए, कुंडली मिले ना मिले, वाइब मैच होनी चाहिए कि आगे चल के ऐसी सिचुएशन ना आए। फिर जयमाल डालो ना डालो, जयमाला, जयमाला वाला सीन करो ना करो, लेकिन एक चीज जरूर करना, एक वकील को जरूर शादी में रखना, जो लेके आए पत्र सहारे, जिसपे साइन करवाए तुम लोगों से। उसकी वजह है कि कल को अगर कहीं ये कर गई, नहीं आजकल जैसे चल रहा है कल्चर में कि नेक में दहेज प्रथा, नेक में दहेज प्रथा लगा दी जाती है ना, पूरा परिवार फिर आजीवन कारावास या मिनिमम 20 साल के लिए अंदर रहता है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है तुम भी करो साइन, हम भी करें साइन, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हो कोर्ट मैरिज, कर तो रहे हो घर की वजह से, वो कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट मैरिज का मतलब वो नहीं होता जैसा नजरिया हम लोगों के यहाँ पर बन गया कि चुप पे भाग के बताइयो नहीं, वो चीज नहीं, सबके सामने करो, एक तरफ पंडित जी रखो तो एक तरफ वकील साहब भी रखो। पंडित जी अगर अपना काम कर रहे, वकील साहब अपना तुरंत वहीं पर, इधर जयमाला पड़ा वहां साइन करवा रहे तुमसे, ठीक, साइन हो गया तुम्हारा। उससे ये होगा कि इन फ्यूचर में अगर कभी भी कोई विवाद हुआ तो एक जो तुम्हारे ऊपर वो लगनी चाहिए थी धारा दहेज प्रथा वाली, वो तो नहीं लग पाएगी। और अगर इसमें साफ साफ लिखा है कि हम स्वयं अपनी मर्जी से ही, मतलब हम अपने पूरे परिवार की मर्जी से हम सम्मिलित हैं, और 4 गवाह जो उसमें शादी में तो खान वालों आदमी तो हुई है, गवाह नहीं मिली है, उनको 400 मिल जाइए गवाह, साइने करत रही है। तो वहां जरूरत जब तुम्हें वहां पड़ेगी कोर्ट में, तब एक भी नहीं मिलेगा, बारात में मिल जाएगा। तो यहीं सारे काम करके चलो। लेकिन वैसे केवल लड़कियां ही दहेज नहीं लगा सकती हैं, दहेज प्रथा लड़के भी लगा सकते हैं, ये तुम्हें नई बात बता रहा है। उसकी एक वजह है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ेंगे, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कुछ अगली बातें जो देख लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऐत्रेय और कौशिकीय ब्राह्मण, मतलब इन दोनों के बारे में ऋग्वेद के ना सार बताया जाता है, तो वो चीजें हैं सब। तो ऐत्रेय और कौशिकीय, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कलयुग में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं जैन धर्म पे, ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैन, हाँ गुड, कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर जी का नाम था महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर का नाम था, क्या नाम था, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर स्वामी नहीं। ये जो मंदिर बना है अपने घर तरफ, वो उन्हीं का बना है, इनका पार्श्वनाथ दिगंबर, देखना बाहर लिखा होगा, तो जैन मंदिर ही है। अच्छा पहले कौन थे, वृषभ देव थे, इनका अगर चिन्ह क्या था तो वृषभ था, याद रखना। दूसरे अजीतनाथ हाथी चिन्ह था। फिर इनको छोड़ो, आगे इनमें दिया है नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं। दो ही याद रखना, पहले और दूसरे यहाँ पर, आगे फिर ये दो जो बताए पार्श्वनाथ जी के बारे में, और ये देखो दिया भी। चलो भाई इनके चिन्ह भी याद रखना। आ जाओ, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह था सर्प और महावीर स्वामी जी का चिन्ह था सिंह। ये चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं ये कि भैया पुरानी कोई मूर्ति मिली उसमें महावीर स्वामी और उनमें अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं गौतम बुद्ध जी में, तो फिर उसके लिए उनके पैरों में एक चिन्ह बना होता है मूर्ति में। अगर सिंह बना हुआ तो वो मूर्ति किनकी है, तो महावीर स्वामी की। सर्प बना उनके पैरों में तो पार्श्वनाथ की। तो ऐसे उनके पैरों में चिन्ह बनाए, तो वो चीज, ठीक है। वैसे ये मथुरा कला का ही उदाहरण है। मथुरा अपनी शैली के लिए बड़ा फेमस रही थी, सबसे ज्यादा मूर्तियां मथुरा में ही बनती थी, खासकर बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा और जैन धर्म की सबसे ज्यादा मूर्तियां मथुरा में ही बनी कनिष्क के शासनकाल में। ये मतलब वास्तुकला या फिर बोल सकते हो मूर्ति कला में निपुण था मथुरा, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इनका परिचय, ठीक। तो महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में, जो कि गलत है। कब होता है, 500
कहां पर होता है? कुंडलवन या फिर कुंडग्राम, जो कि वैशाली जिला पड़ता था, उसमें होता है। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता इनकी त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी भारत का पहला गणराज्य था, भारत का पहला गणराज्य था, जहां पर राजा का लड़का राजा नहीं होता था, राजा चुना जाता था। ठीक है। इसके बाद में इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रिय दर्शना, ये याद रखना। दामाद का नाम था जमाली, सबसे पहले शिष्य भी इनके यही थे, जमाली है। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी जाम्बिक जाम्बिक नामक ग्राम के समीप में ऋतुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया था। उपदेश दिया कहा, किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, याद रखना। इसके बाद मृत्यु इनकी 527 ईसा पूर्व। ये सब गलत क्यों लिखा? 400 कुछ होती है, गलत लिखा है इसमें, ये सब क्लियर कर लेना। मृत्यु गलत लिखी है, जन्म भी गलत लिखा है। पावापुरी बिहार में मल्ल गणराज्य के षष्ठीपाल के राज प्रसाद में, कहां पर? तो फिर एक बात बताओ, सबसे लास्ट में जो महावीर स्वामी का जो उपदेश था वो सबसे लास्ट में कहां दिया था उन्होंने? तो पावापुरी बिहार में, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म से संबंधित चीजें देख लेते हैं। जैसे कि जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं। क्या होते हैं? त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। इसके बाद जैन धर्म के महा 5 व्रत होते हैं, 5 व्रत होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसी 4 के बारे में पूछ लिया जाएगा, एक हटा होगा, मतलब एक गलत होगा, तो फिर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। जैन संप्रदाय 2 भागों में था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर में स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के, महावीर स्वामी के ही दोनों शिष्य थे। दिगंबर में ये लोग नग्न रहते थे, श्वेतांबर में ये लोग वस्त्र धारण करते थे सफेद कलर के। ठीक है, इनके अगर 2 शिष्य फुजेरा और ढुडिया, तो डेरावासी और स्थानकवासी। और इनके जो देखने को मिलते हैं 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, गुआयन पंथी, मतलब उनके अंदर भाग दिए गए कि कौन कौन थे, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं। अब आ जाओ बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इतना याद रखना कि जैन महावीर स्वामी के 2 शिष्य थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जो शाखाएं थी उनमें जो हेड थे, एक तो स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु, ये 2 प्रमुख शिष्य थे किनके? महावीर स्वामी के। इसके बाद आ जाते हैं बौद्ध धर्म में। प्रवर्तक इसके गौतम बुद्ध होते हैं। ठीक है, जन्म इनका 1563 ईसा पूर्व में होता है। जन्म स्थल लुम्बिनी, पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान होते हैं। माता माया देवी या महामाया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन इनका किन्होंने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि माता जी इनकी बचपन में ही गुजर गई थी। पत्नी इनकी यशोधरा थी, पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया बिहार में हुआ था। किस नदी के तट पे? फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी के तट पे। और पीपल वृक्ष, या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं क्या? हाँ, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ही थी। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु स्थल था मल्लों की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, कहाँ हुई थी मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी। तो उपदेश ये कौन सी भाषा में देते थे? पाली भाषा में। पाली जनता की भाषा थी। प्राकृत भाषा, जैसे कि आज अंग्रेजी भाषा किनके मतलब हाई सोसाइटी के लिए बनी है ना, ऐसा कुछ फील करते हैं हम लोग। और जो हिंदी भाषा है, जो अपनी या फिर लोकल लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है, वो सब हम लोग उसको अगर बोलते हैं तो उतना हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को नहीं बोल पाते। सेम वैसे ही है, तो समझने के लिए भी उस टाइम पे पाली भाषा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज अपने यहाँ पर हिंदी भाषा है। तो सबसे ज्यादा आकर्षित लोग इसी वजह से इनसे हुए। वैसे संस्कृत भाषा में आकर्षित, वैदिक सभ्यता में अगर पढ़ोगे तो लोग कम आकर्षित हो रहे थे। उसकी वजह थी कि संस्कृत भाषा में लोग उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों के पास ही सीमित शिक्षा थी, इस वजह से। तो इस वजह से काफी लोगों ने बौद्ध धर्म को यहाँ पर अपनाया था। इसके बाद में आ जाता है बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। तो गर्भ के समय में हाथी, ये याद ना रखना। जन्म के समय में कमल एवं बैल, याद रखना। महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तब अश्व था। निर्वाण अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पीपल वृक्ष था। धर्म चक्र प्रवर्तक, मतलब जब प्रथम उपदेश दिया तो चक्र था। और महापरिनिर्वाण का मतलब है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो स्तूप बनवाए गए। तो बहुत स्तूप अभी भी देखने को मिलते हैं हर जगह पे। स्तूप का मतलब मंदिर ही होता है, जैसे अपने यहाँ पे होते हैं। उसमें भगवान बुद्ध का कहीं पर एक बाल रखा होगा स्तूप के अंदर। वो स्तूप कुछ ऐसा देखने को लगता है। इसके अंदर यहाँ पर कहीं
कुछ भी भगवान बुद्ध का एक चीज रख दिया जाता है एक बॉक्स के अंदर, इसको पूरा पैक कर दिया जाता है, यहाँ जाली बनाई जाती है, लोग इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसके बाद बौद्ध संगीतियां हुई थी, प्रमुख 4 हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जो कि इसकी अध्यक्षता की थी जो महाकश्यप ने की थी, और शासक उस टाइम पे अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, जो कि जो इसमें अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम था सर्वकामी और राजा कालाशोक थे। तृतीय जो हुई थी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य करते हैं और शासक होते हैं अशोक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद चतुर्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, याद रखना। तो चतुर्थ जो होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में ही होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है, वशुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बौद्ध धर्म में आपको जैसे उसमें त्रिरत्न थे, इसमें त्रिपिटक देखने को मिलेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको देखने को मिलेंगे, धम्म, बुद्ध और संघ। इसके बाद में बौद्ध धर्म की मान्यता तो कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष में विश्वास था इन लोगों को, ठीक है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था कि भूत प्रेत होता, ऐसा कोई विश्वास नहीं था। वैदिक कर्मकांड का विरोध करते थे, वो तो करते ही थे। वेदों की अपरोक्षता का विरोध करते थे, मतलब किस तरह से इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जैसा वो है भी नहीं। मतलब अगर बात करें तो आज हम लोगों को जितना भी ज्ञान है अपने धर्म से संबंधित, भारतीय में अगर 100% अगर हिंदू हैं या फिर जितने भी परसेंट के रिलीजन के लोग, मान लिया 100% किसी भी रिलीजन के लोग हैं, तो उनमें से केवल 5% लोग ही होंगे जो अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते होंगे, जो अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते होंगे और जिन्हें ज्ञान होगा। बाकी के जो बचे 95% है वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पंडित जी का मतलब यहाँ पर किसी भी एक जाति से नहीं है, यहाँ पर अर्थ है पंडित जी का मतलब ज्ञानी पुरुष, जो कि वहां पर भागवताचार्य के रूप में बैठे होते, जो हमको सुनाते हैं ना, वो कहानी सुन ली है उन्होंने, जो सुना दी वो हमने मान ली। बस ये कमी है अपने यहाँ पे, और ये चीजें आगे जाके दिक्कत देंगी। और कोई बड़ी बात नहीं, किसी विशेष धर्म के बारे में कभी नहीं कहना चाहिए, और कहे भी नहीं रहे हम। धर्म की बात आती है तो जिस देश ने धर्म को सर्वोपरि रखा है, धर्म का मतलब है वो धर्म जो हम लोगों को ना इधर उधर से बताया जाता है, वो धर्म नहीं जो हम लोगों ने सीखा है। जैसे कि सबसे बड़ा धर्म अगर पूछा जाए तो काय का, तो मनुष्यता, इंसानियत का धर्म, जो कि हमने नहीं सीखा, हम लोग कुछ और वो ये बोलते हैं। तो धर्म का मतलब यहाँ बिल्कुल उस बात से नहीं है कि हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, हम उस धर्म के। लेकिन जहां पर जिस देश में अगर देखा जाता है, बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं या फिर जो विदेश नीति में निपुण होते हैं, वो लोग कहते भी हैं कि अगर जहां पर धर्म की थोड़ी अधिकता होती है उस देश में विकास बहुत कम होता है। जितने भी विकसित देश देखोगे वहां पर धर्म शून्य के बराबर देखने को मिलेगा आपको। उदाहरण के तौर पे चाइना अपना पड़ोसी ही देश है, लेकिन कम्युनिस्ट है, कोई भी धर्म नहीं वहां पे, मानते भी नहीं वो लोग। लेकिन देखो अगर विकास के तौर पे देखो जाए कितना, उन लोगों ने प्रियोरिटी काहे को दी थी? उन लोगों ने प्रियोरिटी दी साइंस को। हम लोग प्रियोरिटी दे रहे हैं धर्म को, हम फलाने धर्म के, तुम फलाने धर्म के, ज्यादा हुई रेंज, खत्म हो जाइए। तो हम लोग अभी यहीं पे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए देश में रोजगार के ऊपर, कि इतने सारे विश्व में सबसे ज्यादा वर्तमान में युवा भारत में ही, और सबसे ज्यादा बेरोजगार। हकीकत बात तो यही है ना कि एक नौकरी के लिए लगभग 10,000 बच्चा बैठा, तो सोचो कितनी बेरोजगारी। सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल सही बात, लेकिन क्या उनको दूसरी चीज के लिए आपने तैयार किया? स्कूल में ऐसा कोई सिलेबस या ऐसी कोई एक्टिविटी उनसे अलग तौर से करवाइए जिससे वो कुछ नया सीख सके और अपना आगे चल के जीवन जी सके ना। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं। अब उनके सामने तुमने एक क्रेडिट बना ही दी, सरकारी नौकरी, बाबूजी, अफसर साहब, ये लग जाता सर जी। तो ये सब तुमने स्टार्ट में ही बना दिया, तो बच्चा का मन नहीं होगा ना उसकी तरफ, तो होगा, बिल्कुल होगा। तो बात आती है रोजगार के लोग लेके, कोई बात नहीं होगी। बात आएगी काय को लेके, अगर बढ़िया अस्पतालों को लेके बात आएगी कि लोग यहाँ पर इतने मर रहे हैं अस्पताल में, कायदे में अपने यहाँ पे जो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, इसमें अगर चले जाओ सौर से सही में बुखारों की दवा नहीं मिलने तुम्हें। हकीकत बात तो ये है। अगर भूमिगत बात करो ना, जमीन की बात करो कि जमीनी स्तर पर उसमें कितनी क्या सुविधाएं मिल रही हैं, वो हम सबको पता है।
अगर कोई अगर हड्डी हड्डी टूट जाए, अभी एक दोस्त की हड्डी टूट गई तो उसका ऑपरेशन हुआ तो 18,000 रुपए लगे। काहे का सरकारी हॉस्पिटल? गरीब के लिए तुमने बनाया ना सरकारी हॉस्पिटल, तो गरीब के लिए सरकारी अस्पताल में 18,000 रुपए बहुत होता है। 18,000 रुपए केवल हड्डी के लिए लगे थे, उसके जोड़ने के लिए। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के खड़ी है, उसमें गरीबों को ही दे दो, कम से कम वही रह ले हैं। खाली हिरने भूत रह रहे उसमें, कम से कम वो जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं यहाँ पे आगे देवी जी के पास में, उन्हीं को दे दो, कम से कम वो रहने लगे। क्योंकि चालू तुम्हें करना है, डॉक्टर तुम्हें भरने नहीं है, तो करना क्या? वैसे कार्डियोलॉजी बनी रखी है अपने यहाँ पे, उसका भी कोई उपयोग नहीं। पैरामेडिकल बना, सब ऐसा ही डला ही है। केवल बिल्डिंगें सरकारी बना दी गई, अपने अपने ठेकेदारों को बढ़िया पैसे कमा दिए, और वो सरकार को बढ़िया पैसा दे रहे हैं। सरकार उससे बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, और वो कार्यक्रम ही सरकार को दोबारा सरकार बनाने में, और तुम मर जाओ काय खतरे में। समझ रहे हो? सब गोलमोल है। तो थोड़ा समझो, थोड़ा ज्ञान लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के बुक्स को पकड़ो। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत ज्यादा हो गया ना, स्पीच टाइप का हो गया ये तो। चलो भाई बड़े आगे, लेकिन सत्यता है इसमें। अगर कुछ गलत बोला तो आप लोग बता सकते हो, ये सत्यता। चलो भाई, इसके बाद में अपना अगला जो चैप्टर शुरू होता है वो महाजनपद काल होता है। इसको हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। और एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास के 2 भाग रखेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है। हम नहीं चाहते आप लोगों के ऊपर में इकट्ठा हम सीधा थोप दें, वो नहीं कर सकते। करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में महाजनपद काल से बचा हुआ जो भी बचेगा एरिया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोगों को देखने को मिलेगा भारत में प्रथम साम्राज्य, जैसे कि मगध साम्राज्य। तो उसमें कितने सारे वंश हुए, आर्यक वंश, इन सब के बारे में हम लोग उसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वंशों के बारे में तो निपट जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी और भी वीडियो आपको जीएस की मिलती रहेंगी, पूरी मैराथन ही मिलेगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद सर।